नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका विनर्स एज चैनल में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लॉट और स्ट्रक्चर की। सिंपल टर्म्स, प्लॉट और स्ट्रक्चर। मैं शुरुआत में एक और टर्म स्टोरी, जो कि बहुत ही आसान और सब जानते हैं उसके बारे में, उसको भी मतलब स्टोरी, प्लॉट, स्ट्रक्चर, इन तीन की हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टोरी क्या होता है भाई? कहानी। जब आप बताते हैं कि भाई फला फला जगह पे फला फला चीज़ हुई और वगैरह वगैरह, तो उसको कहानी कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है। एक कहानी के अंदर क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट होता है इवेंट्स का। तो पहले घटना ए हुई, फिर घटना बी हुई, फिर घटना सी हुई। 10 बजे कुछ हुआ, 10:15 पे कुछ हुआ, 10:20 पे कुछ हुआ, तो 10 से शुरू करके 10:20 तक आप आ गए। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट टाइम के हिसाब से अरेंजमेंट होता है। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. साधारण सी कहानी है। पहले क्या हुआ भैया? पहले जैक एंड जिल जो है व्हील के ऊपर गए, फिर क्या हुआ? पहुंच गए ऊपर। अब क्या हुआ? जैक पता नहीं कैसे गिर गया, गिर तो गया ही और उसको नुकसान भी पहुंचा। अब पीछे पीछे जो है जिल भी जो है लुढ़कती हुई आई। कहानी है, सीधी कहानी है, और जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे आपको बता दिया गया है, स्टोरी। अब अगर इसी स्टोरी को ले लीजिए और हम कैमरा, जैसा फिल्मों में होता है, या सबसे पहला सीन जैसा ड्रामा में होता है या नॉवेल में होता है, कि सबसे पहला काम मैं ये करूं कि पहाड़ के ऊपर से ही शुरू करूं, कि पहले सीन में ओपन करूं और दिखाऊं कि दो बच्चे पहाड़ के ऊपर खड़े, और ये जो नीचे से ऊपर आए वो वाला पोर्शन आपको दिखाऊं ही नहीं, और फिर एकाएक जैक गिरता हुआ दिखे, और तब मैं जूम आउट करूं और फिर नीचे से ऊपर वो आ रहे हैं उसको दिखाऊं, और फिर जब जैक नीचे पहुंच गया है उसके बाद मैं वापस आ जाऊं और जैक नीचे पहुंच गया वहाँ से कैमरा लूं और सामने से जिल को भी गिरता हुआ दिखाऊं। तो आप देख पा रहे हैं मेरी चॉइस क्या है। मैंने सीन को, इवेंट को अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अरेंज कर लिया है और एक ऐसी स्टोरी लाइन बनाई है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो ये जो स्टोरी लाइन बनाई है मैंने, जिसमें एक लॉजिकल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स मैंने किया है, इसी को प्लॉट कहा जाता है। साधारण शब्दों में प्लॉट क्या होता है? प्लॉट जो है इवेंट्स का एक लॉजिकल अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है। ये लॉजिकल अरेंजमेंट क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी हो सकता है और जो नैरेटर है या जो ऑथर है उसके हिसाब से भी हो सकता है। तो कभी कभी स्टोरी और प्लॉट एक ही होते हैं, जब स्टोरी के सारे एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में प्लॉट में बताया जाए, ठीक है, तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर तब आता है जब अलग अलग टेक्निक्स, जिनको कि नैरेटिव टेक्निक्स कहते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिंपली स्टोरी, प्लॉट और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स लगा करके, या आप कह सकते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट दे करके, हम स्टोरी को, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को फाइनल माल मतलब प्लॉट में कन्वर्ट करते हैं। और डेफिनेशन के हिसाब से ही जो है वो जो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है उसे प्लॉट कहते हैं। एरिस्टोटल वगैरह का नाम लेकर मैं अभी शुरुआत में ही जो है कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेंशन करना तो ज़रूरी है। तो बहुत पहले, करीब 2000 साल पहले, एरिस्टोटल ने भी जो है प्लॉट को, जो कि उनकी भाषा में, ग्रीक भाषा में जिसको मिथोस कहा जाता था, प्लॉट के बारे में काफ़ी बात की। उनका जो स्पेशल कंसर्न था वो थी ट्रेजिडी। तो उनकी किताब पोएटिक्स है, उसमें उन्होंने प्लॉट के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लॉट में भाई एक बिगिनिंग, एक मिडिल और एक एंड होना चाहिए। मतलब कहानी शुरू होगी, डेवलप होगी और ख़त्म होगी। तो प्लॉट के जो ये 3 हिस्से हैं या जिनकी उन्होंने बात की है, इसी को आप मान लीजिए लॉजिकली डेवलप करके गुस्ताव फ्रीटैग ने फ्रीटैग्स पिरामिड दिया। फ्रीटैग्स पिरामिड के अंदर फिर उन्होंने एलिमेंट्स दिए प्लॉट के। तो एलिमेंट्स क्या है? तो आप पहले पिरामिड का स्ट्रक्चर समझिए। ऐसा दिखाई पड़ता है पिरामिड, ठीक है, ये इस तरह के ट्रायंगुलर ज़मीन से उठता है। गुस्ताव ने जो है उसके शुरुआत का भी एक पार्ट बताया और बाद का भी एक पार्ट बताया। मतलब ये ट्रायंगल ये है, ये सीधे आया, ये ऊपर उठा, ये इसका पीक है, हाईएस्ट पॉइंट। अब ये जो पीक है अब ये नीचे जा रहा है और फिर ये सीधे रह रहा है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया ट्रायंगल का, क्रॉस सेक्शन का। तो ये जो पार्ट था जहाँ पे कि कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सेटिंग को बताया जा रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है, शुरुआत का दौर जो है
उसको एक्सपोजिशन या इंट्रोडक्शन लॉजिकली कहते हैं। ये जो ऊपर चढ़ रहा है एक्शन प्लॉट, जो ऊपर जा रहा है, ऊपर किस में जा रहा है, टेंशन में, कॉम्प्लिकेशन में, इसको राइजिंग एक्शन कहते हैं। एक्शन मतलब प्लॉट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, राइजिंग एक्शन। राइज कहाँ कर रहा है, क्लाइमैक्स की तरफ राइज कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन की तरफ राइज कर रहा है, क्लाइमैक्स पे पहुंच गया, ये क्लाइमैक्स ऊपर है। इस पीक के बाद अब उससे ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं हो सकती, वो हाईएस्ट बाय डेफिनेशन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन है, अब वो नीचे की तरफ ही आएगा। तो क्लाइमैक्स पे एक डिसीजन ले लिया गया, वो डिसीजन एक डिलेमा के बाद लिया गया, क्लाइमैक्स पे एक डिसीजन लिया गया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, तो अब जो है फॉलिंग एक्शन है, मतलब अनरावल हो रहे हैं नॉट्स। और यही फॉलिंग एक्शन जो है, मतलब अब टेंशन कम होते हुए फाइनली जो है सारी बातें खुल जाती हैं, जिसको कि ट्रेजेडी में कैटास्ट्रोफी कहते हैं, जनरली ड्रामेटिक टर्म्स में डेन्यूमा कहते हैं, डेन्यूमा। तो एक फ्रेश टर्म है। तो इंट्रोडक्शन या एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और डेन्यूमा, ये पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, कैटास्ट्रोफी या डेन्यूमा, 5। गुस्टाव फ्रीटैग ने ये 5 पार्ट्स या एलिमेंट्स दिए प्लॉट के। ये तो हो गया प्लॉट, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टोरी है, उस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली हैं। हम चाहते हैं ऐसा कि सबको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे, सब लोग बैठ के सुनते रहें, बड़ा बड़ा एकदम कैची स्टोरी हो। तो हमने बस उसको जो जो हमें इंटरेस्टिंग पार्ट्स लगे उनको ले करके अब स्टोरी को डेवलप किया, कैरेक्टर्स को सेट किया, जिस जगह पे हो रहा है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब धीरे धीरे टेंशन बिल्ड किया ताकि ऑडियंस बंधी रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा सोचती रहे। एक पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पर अब जो सेंट्रल कैरेक्टर या कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर एक डिलेमा है, एक दुविधा की स्थिति है, उनको एक डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन किस बेस पे लेंगे, जो अगला हमारा टॉपिक है, अभी नहीं बाद में बात करेंगे, जो अगला हमारा टॉपिक है उनका जो मॉरल कैरेक्टर है या जो उनका इथॉस है उसके हिसाब से लेंगे। और जो डिसीजन ले लेंगे भाई, आप जब कुछ काम करेंगे तो उस काम का जो फल मिलेगा वो फल तो आप ही को काटना पड़ेगा ना भाई। तो वो डिसीजन उन्होंने ले लिया, अब उस डिसीजन का जो आफ्टर मैथ है वो उनको झेलना है। अब हम पहुंच गए डिलेमा के बाद क्लाइमैक्स पे। क्लाइमैक्स पे अब आफ्टर मैथ खुलना शुरू हो चुका है और धीरे 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 फॉलिंग एक्शन होते हुए अब सारे नोट्स खुल गए, सब क्लियर हो गया। डिपेंडिंग ऑन कि ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, अलग अलग जो है तरह से इसका दिनुमा खुलेगा। तो ये हो गया तो प्लॉट। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टोरी है क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, प्लॉट है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। अब तीसरी चीज़ जो हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जैसा नाम ही आपको बता पा रहा है, ये एक फ्रेमवर्क है, एक स्केलेटन है, आप मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि मैं अलग तरह से देखने में हूँ, आप अलग तरह से देखने में, सब लोग अलग तरह के देखने में होते हैं बाहर से। लेकिन हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, जो स्केलेटन होता है, वो तो एक ही जैसा होता है ना भाई। जो स्केलेटन आप देखिएगा तो आप बता पाइए कि ये फला आदमी जा रहा है या फला आदमी जा रहा है। स्केलेटन तो एक ही जैसा होता है। अब टेक्निकली स्पीकिंग हाँ आप कह सकते हैं कि स्केलेटन का भी आप टिश्यू एनालिसिस करके वगैरह वगैरह बता सकते हैं, पर मैं मोटी तौर पे कह रहा हूँ कि भाई कंकाल में इतना अंतर नहीं होता जितना इंसानों में होता है। तो जो स्केलेटन होता है उसको आप एक तरह का यूनिवर्सल मान सकते हैं कि भाई 3 एक्ट का प्लॉट है या 3 एक्ट्स में डिवाइड किया है प्लॉट को, या 5 एक्ट्स का है या 1 एक्ट का है, या सीन्स में डिवाइड किया है, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया है प्लॉट को। ठीक है, स्टोरी में सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स सिलेक्ट किए गए हैं, उन एलिमेंट को सिलेक्ट करके लॉजिकल अरेंजमेंट से या थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए, जैसे भी हो वो उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने लिए जाएंगे, 10% लिए जाएंगे, 20%, 30%, 50%, जो ओरिजिनल स्टोरी है, फुल स्टोरी, उसका क्या लिया जाएगा, उसमें भी हम जो ऑडियंस है वो कुछ नहीं कह सकता, वो सब कुछ ऑथर, प्ले राइट या पोएट पे डिपेंड करता है, क्योंकि नैरेटिव तो वर्स में भी होता है और प्रोज में भी होता है ना भाई, कहानी है। तो अब जो प्ले राइट या पोएट या ऑथर है उसने स्टोरी से एलिमेंट्स लिए, उनको प्लॉट में कन्वर्ट किया, और अब ये प्लॉट जो है, जो उसका स्पेसिफिक है, उस इंडिविजुअल राइटर का है वो जो प्लॉट है, अब उस प्लॉट को वो यूनिवर्सल, मतलब अब ऑडियंस को, अब बाज़ार तक अगर आप मानिए आज के डेट पर, तो कच्चा माल है, कच्चे माल को उसने पकाया, पकाने के बाद उसको जो प्रस्तुत करेगा पैकिंग करके, जो पैक करेगा, वो जो उसकी फाइनल पैकिंग है उसको वो ऐसे फॉर्मेट में करेगा कि मार्केट उसको पहचान पाए। तो ये फॉर्मेट क्या है, जैसे कि 3 घंटे की पिक्चर हुआ करती है, तो अब कोई डायरेक्टर अगर वो उसके पास कोई कहानी है और उसको वो उससे एलिमेंट्स उसने लिए हैं, क्या भाई मैं 1 ही घंटे की पिक्चर बनाऊंगा,
या मैं 5 घंटे की पिक्चर बनाऊँगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिसीजन है। जनरली आप देख पाते होंगे कि जिस भी फॉर्मेट में, या जैसे ओटीटी फॉर्मेट है या सीरियल आते हैं टीवी पर या मूवीज़ आती हैं, तो आप देख पाते होंगे उसका एक स्पैन होता है, डेफ़िनिट टाइम स्पैन होता है। और जैसा कि बोलते हैं कि उस स्पैन के हिसाब से नहीं करने पर खतरा है। तो ये खतरा जनरली लोग नहीं उठाते हैं, और अधिकतर लोग वो जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जो कि एग्रीड अपॉन है, उसके ऊपर ही अपने प्लॉट को जो है फिट करते हैं फाइनली। तो फिर स्टोरी मतलब पूरा का पूरा कच्चा माल, प्लॉट उसमें से जो सिलेक्ट किया किसी एक इंडिविजुअल प्लेराइट या राइटर या पोएट ने, और स्ट्रक्चर जो मार्केट की डिमांड है, जिसके हिसाब से मार्केट एक्सेप्ट करता है कि भाई 5 ही एक्ट में हम देखेंगे या 2 ही घंटे का हम देखेंगे, वो उसका स्ट्रक्चर हुआ। अब वो अपने प्लॉट को, जो उसका बना हुआ माल है, कच्चे माल से जो उसने बनाया, उसको फाइनल एक स्ट्रक्चर में लगा कर, एक फ्रेमवर्क में डाल करके, या टेम्पलेट आप कह दीजिए आजकल के लैंग्वेज के हिसाब से, तो उस टेम्पलेट में अपने मटेरियल को रख करके अब उसने फाइनली प्रेजेंट कर दिया। तो ये है स्टोरी, क्रोनोलॉजिकल, प्लॉट, लॉजिकल या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, और स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लॉट। स्टोरी, chronological set of events; plot, logical arrangement of events based on the choice of or the concerns of the writer, playwright, author; and structure is the final presentation and the final framework on a specific template of the plot that was created out of a story. तो ये इन तीनों में अंतर है, और हम बस इतनी ही बात अभी करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं एक और उदाहरण आपको देकर बताता हूँ। हैमलेट की बहुत ही फेमस एक प्ले है शेक्सपियर का। कहानी उसमें ये है कि एक बूढ़ा राजा है, राजा है, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। एक राजा है, उसका एक छोटा भाई है। छोटा भाई लालची है, वो राजा को मार देता है और रानी से शादी कर लेता है, जो उसका बेटा होता है, जो प्रिंस हैमलेट है। राजा उसका नाम किंग हैमलेट है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत ही स्केलेटल स्टोरी सुना रहा हूँ। तो किंग हैमलेट को उसका छोटा भाई, नाम नहीं बताऊंगा, मार देता है और उसकी रानी से शादी कर लेता है। उसका बेटा जो है वो बहुत दुखी है, परेशान है, गुस्सा है, कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि राजा ही तो उसकी माँ से शादी किया है। लेकिन उसके पिताजी का भूत, मतलब किंग हैमलेट का गोस्ट, आकर के बताता है अपने बेटे को, प्रिंस हैमलेट को, कि बेटा मेरा खून जो है तुम्हारे चाचा जी ने किया था, तुम्हें मेरा बदला लेना है। अब प्रिंस हैमलेट जो है, अब बाकी का जो पूरा प्ले है, ये एक्ट 1 सीन 5 में ये चीज़ हो जाती है, और 5 एक्ट का प्ले है। और 5वें एक्ट के आखिरी में जाकर के हैमलेट मार पाते हैं अपने चाचा जी को। तो बाकी के पूरे मान लीजिए एक्ट 1 के एंड से लेके एक्ट 5 के एंड तक 4 एक्ट लगातार इसी में वो खेलते रहते हैं, जिसको कि प्रॉब्लम ऑफ डिले कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। सोचते सोचते रहते हैं, तरीके निकालते रहते हैं, हो कुछ नहीं पाता है। फाइनली लास्ट में जाकर के वो अपने चाचा जी का कत्ल करके अपने पिताजी का बदला ले लेते हैं। सभी लोग मर जाते हैं, वो बात अलग है, पर ये रही कहानी। तो पहला क्या हुआ शुरू में कि राजा होने चाहिए, राजा हैमलेट होने चाहिए, उनके भाई को उनको आके मारते जाना दिखाना चाहिए, और वगैरह वगैरह। कहानी तो इस तरह से आगे बढ़ेगी ना, लेकिन बढ़ती नहीं है ऐसे आगे। शेक्सपियर ने इस कहानी को खोला है उस जगह पे जब राजा हैमलेट मर चुके हैं, उनकी पत्नी की और भाई की शादी हो चुकी है, हैमलेट बहुत दुखी है। हैमलेट को बताया जाएगा इससे पहले, 2 संतरी हैं, वो हैमलेट के परम मित्र होरेशियो हैं, उनको बुला कर लाए हैं कि भैया पहले आप देख लीजिए ये भूत जो है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कि आप तो पढ़े लिखे आदमी, हो सकता है आपसे बात करें, और फिर हम लोग जाके हैमलेट को बताया जाएगा। यहाँ से शुरू हो रहा है। और वो लोग बाकी जो मेंशन करते हैं ना, शादी वादी हुई, वो सब फ्लैश बैक या मेंशन में होता है। भूत आकर बताता है कि मेरे भाई ने मुझे मार दिया, उसके बाद प्ले विद इन प्ले है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लॉट के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा यूज़ किया गया ताकि कहानी आगे पीछे से जुड़ करके कंप्लीट होकर हमको समझ में आ जाए। लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट नहीं है, ये प्लेराइट का अपनी तरफ से किया हुआ ट्रीटमेंट है, जो कि उसको एक बहुत ही सक्सेसफुल प्ले बनाता है। ये हो गया प्लॉट। प्लॉट मतलब स्टोरी के इवेंट के जितने भी चीज़ें हैं, जितने इवेंट्स हैं उनको किस तरह से अरेंज किया गया है, कहानी सुनाई कैसी गई है। अब जो कहानी सुनाई गई है, जैसे मैंने भी आपको कुछ बताया, जो कहानी सुनाई गई है, अब उसको क्या किया शेक्सपियर ने, या क्या किया उसके समय के लोगों ने, उस कहानी को बांटा 5 एक्ट में। पहले एक्ट में हैमलेट कैसा है, ये जगह कौन सी है, प्रिंस हैमलेट कैसी है, वगैरह वगैरह। अभी तक क्या हुआ है ये बता दिया। मान लीजिए इंट्रोडक्शन या एक्सपोजिशन कर दिया जाता है। हैमलेट को पता चल गया कि उसके पिताजी का कत्ल हुआ, उसको बदला लेना है। अब धीरे धीरे राइजिंग एक्शन शुरू होता है। एक्सपोजिशन सबको बता दिया, जगह कौन है सब हमको पता चल गया, अधिकतर कैरेक्टर्स को हम जान गए हैं, सारा कुछ जान गए हैं।
अब ये मतलब नहीं कि कोई बाद में नया कैरेक्टर नहीं आ सकता, पर पता चल गया काफ़ी हद तक, हमें स्टोरी लाइन सेट हो गई कि अब क्या क्या होने वाला है, ये इस बेस पे हो सकता है, फाउंडेशन पे। अब राइजिंग एक्शन है, मतलब अब धीरे धीरे हैमलेट प्लान बना रहा है, वो अपने आप को पागल दिखा रहा है, और वो बोल रहा है अब मैं सिद्ध करूंगा, मेरे चाचा जी ने ये किया है, वगैरह वगैरह। टेंशन बढ़ रहा है, राइजिंग एक्शन का मतलब है टेंशन में कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है और फैक्टर्स अलग अलग आकर जुड़ रहे हैं, और अब वो क्लाइमैक्स से पहुंचता है कि वो चाचा जी को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। अच्छा, क्लाइमैक्स जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 एक्ट का प्ले है तो वो 2.5 पे ही आए, ऐसा कभी होता नहीं है, 3 के बाद ही आया करता है क्लाइमैक्स, ठीक है। तो इन दिस केस जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जो टेंशन है, वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन आप यहीं पे पाइएगा जब वो पहुंच जाता है राजा के सामने, और राजा जो है वो प्रार्थना कर रहा होता है, और फिर हम कहते हैं यार ये मारेगा या नहीं, दिखता है कि वो मारता ही नहीं है, तो ये फॉल्स क्लाइमैक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी एक्शन की तरफ तो वो लीड ही नहीं कर रहा है, और टेंशन ऊपर बढ़ता है, और राजा प्लान बनाता है, पोलोनियस को भी मार देता है। अभी भी क्लाइमैक्स नहीं है, पोलोनियस को मारना भी क्लाइमैक्स नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टेंशन के पीक अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जो ईसीजी होता है ना, ईसीजी में अलग अलग पीक आके फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाता है, तो स्ट्रक्चर में भी जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ हाइट ऑफ टेंशन आ सकता है, लेकिन अभी भी ऊपर जा रहा है। अब राजा ने हैमलेट को जो है इंग्लैंड भेज दिया मरने के लिए, और हम लोग तो ये देख रहे हैं कि भाई भेज दिया है, लेटर दे के भेजा, पक्का काम है, लेकिन हैमलेट आता है लौट, और लौट आने के बाद वो जो है किसी तरह से फाइनली राजा को मार देता है। मारने के पहले जिस पॉइंट पे लेआर्तीस ने उसको घायल कर दिया और उसकी माँ ने ये बताया कि उसको पॉइजन दिया गया है, वो ही उसी के आसपास हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन है, क्योंकि फाइनली अब हैमलेट एक्शन लेना डिसाइड करके राजा को मार के, मतलब राजा को तलवार मार के, और उसको जहर भी पिला दिया है, और अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे सारा मामला खुल चुका है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि क्लाइमैक्स एकदम 5वें एक्ट में आकर के आया है। शुरुआत में 1-2 फॉल्स हो पाए हमारे पास कि कुछ होने वाला है, पर कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये हुआ इसका प्लॉट का 5 एक्ट्स में डिवीजन, और फिर एक्ट का सीन्स में डिवीजन, और ये टोटल फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर बना, जिसके अंदर की सेटिंग भी शामिल है। सेटिंग भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, जो एक्सपोजिशन में आपको बताया गया था, या लगातार साथ में चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो प्लॉट को सजा करके पब्लिक के सामने लाने के पहले उस पर की जाती हैं, और उसकी फाइनल पैकेजिंग के लिए की जाती है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। स्टोरी, प्लॉट, स्ट्रक्चर, ये 3 बात हम कर लिए हैं आपसे। अब आने वाले समय में नैरेटिव टेक्निक की बात और कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।